ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमने एक पार्ट में दो पार्ट में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। वो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ते हैं, जो रेशियो एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। तो रेशियो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आती है। बहुत से क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जा रहे होते हैं कि इंटरप्रिटेशन इनकी क्या बन रही होती है, और इस तरह से हम और इंटरप्रिटेशन इनकी क्या है और इनके फार्मूलाज क्या हो सकते हैं। तो इसको आज हम थोड़ा गो थ्रू करेंगे, देन हम कास्ट अकाउंटिंग की तरफ मूव करेंगे। कास्ट अकाउंटिंग के टॉपिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और देन मैं उनकी आपको जो वीडियोस हैं वो भी हम साथ में शेयर करूंगा आने वाले दिनों में। जो लेक्चरर ऑफ कॉमर्स के हवाले से जो सुनने में आ रहा है कि जस्ट आफ्टर ईद में भी टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाए, तो उसके हवाले से हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है, फर्स्ट बैच की तो हमने ऑलमोस्ट कर ली है। सेकंड बैच में जो बच्चे नए हमारे साथ ऐड अप हुए थे, फिर उनको हमने प्रिपरेशन अब कंप्लीट करवानी है, तो हम थोड़ा क्विकली सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आप लोगों ने हमारा साथ देना है। हम आपसे डाटा शेयर करते जाएंगे, लेक्चर को शेयर करते जाएंगे, तो आपने उसका रेगुलरली वॉच करना है, समझना है, और कोई इशू आ रहा है तो हम फिर उसको क्लासेस में डिस्कस भी करते जाएंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज में हमने पढ़ना है जी फाइनेंशियल एनालिसिस। व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नॉर्मली जो कंपनी में जब भी बात होती है कि फाइनेंशियल्स क्या हैं, फाइनेंशियल्स क्या हैं, तो जब फाइनेंशियल्स की बात होती है तो फाइनेंशियल्स का मतलब क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स क्या हैं फाइनेंशियल्स में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रही होती है हमारी, नॉर्मली हम देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल्स बन रही होती हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जब भी हम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कि हमारी बैलेंस शीट क्या है जी, इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन जो है इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, और इनके एनालिसिस किए जाते हैं और इसको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इसको फाइनेंशियल एनालिसिस भी बोल रहे हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या हमने स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है जी। बुक में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के नाम से टॉपिक होता है जी, चैप्टर होता है पूरा जिसमें हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसी चैप्टर को आज हमने इस क्लास में गो थ्रू करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस जो है, फाइनेंशियल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस आपसे मैं शेयर करता चलूँ। एक अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कीपिंग कर ली, ठीक है, उसने ट्रायल बैलेंस बना दिया, उसने जो हमने स्टार्ट किया था उसने रिकॉर्डिंग की, क्लासिफिकेशन की, रिकॉर्डिंग की, और फिर उसने जो है लेजर बना दिया जी, ट्रायल बैलेंस बना दिया, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, एंड कैश फ्लो बना दी। अब आ जाता है वो बंद हो गई, अब उनके एनालिसिस करके हम कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज किन लोगों के लिए, किन स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हमने इस स्टेटमेंट में इस टॉपिक में हमने ये चीज़ें कवर करनी है। तो जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली अपने डाटा पे, अकाउंट्स जो भी हमें प्रोवाइड हुए, अब उसमें से कौन सा पोर्शन किसके रेलिवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है, कौन सा पोर्शन किसके रेलिवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है, कौन सी एजेंसी को इसको फोकस कर रही होगी, इन्वेस्टर्स किसको फोकस कर रहे होंगे, बैंक क्रेडिटर्स किसको एरिया को फोकस कर रहे होंगे, और इन जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस एरिया को फोकस कर रहे होंगे, उनके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें हम डिस्कस करें, और किस तरह से प्रेजेंट की जाए इंफॉर्मेशन, किस तरह से इजी वे से हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं वो इंफॉर्मेशन, कि वो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल बन जाए, और वो उस पर उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसका कंपैरिजन कर लें किसी ना किसी यॉर्ड स्टिक के साथ। कोई भी एक यॉर्ड स्टिक है, लेट्स सपोज उसकी अपने फाइनेंशियल्स का ईयर टू ईयर कंपैरिजन है, या उसका किसी कंपिटिटर्स के साथ कंपैरिजन है, या कोई इंडस्ट्रियल कंपैरिजन है, तो उससे कंपैरिजन करते हुए एक डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने जब एनालिसिस करना होता है तो हम ब्रॉडली तीन जो है एरियाज में हम उसके एनालिसिस कर रहे होते हैं। नंबर वन हम देखते हैं लिक्विडिटी।
कि उस बिजनेस की उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कंपनी है उस बिजनेस की लिक्विडिटी क्या बन रही है। लिक्विडिटी क्या होता है, अबिलिटी टू मेजर टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, यानी उसके पास लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितनी उसकी अबिलिटी है। देन उसकी जो रेडिली अवेलेबल करंट एसेट्स हैं उनमें कितनी वो रेडिली फौरन से इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकता है इन कैश, तो कितनी अमाउंट वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है और इसकी कैश की नीड्स क्या बन सकती हैं इन फ्यूचर। तो लिक्विडिटी रेशियो में हम देख रहे होते हैं कि कितना लिक्विड है, कितनी इसकी एबिलिटी है कंपनी की टू पे ऑफ देयर लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, एंड वो कैसे उसको कैश को अपनी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि उसके जो रेडी करंट एसेट्स में जो एसेट्स के एलिमेंट्स हैं वो किस तरह कितनी जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी में हम ये चीजें चेक कर रहे होते हैं। देन हम इसको एनालिसिस करते हैं जी प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, और प्लीज लिक्विडिटी रिपीट करें। ओके, लिक्विडिटी आपकी वो कंपनी की वो एबिलिटी है जिससे मेजर किया जाता है कि वो अपने जो उसकी करंट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बन रही हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन बन रही हैं, कितनी उसमें एबिलिटी है टू पे ऑफ दी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। सेकंड उसमें होता है कि कितने वो कैश को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एसेट्स करंट एसेट्स में उसके जो एलिमेंट हैं वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दीज आर टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी एनालिसिस। लिक्विडिटी रेशियोज इसमें हम फिर कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप की। सेकंड पे आ जाता है जी प्रॉफिटेबिलिटी। देन हम मेजर करते हैं जी अब ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। ठीक है, जो मोस्टली रेलिवेंट होता है इन्वेस्टर्स के रेलिवेंट होते हैं। जो लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो जो है इसमें इंटरेस्टिंग किसके लिए होता है जी, ये बैंक इंटरेस्टेड होते हैं इसमें कि इसकी कितनी एबिलिटी है टू पे ऑफ देयर लायबिलिटीज। ठीक है, बिजनेस में कितनी एबिलिटी है टू पे ऑफ देयर लायबिलिटीज और कितनी वो कैश जो है वो जनरेट कर सकता है इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो बैंक जो है बेसिकली इस एरिया को फोकस करके उसको क्रेडिट ऑफर कर रहा होता है, लोन ऑफर कर रहा होता है। उसने बेसिकली डिसीजन करना होता है इन रेशो की बेसिस पे कि वो क्या इसको लोन ऑफर करे या ना करे, इसकी शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म एबिलिटी है पे ऑफ करने की कि नहीं है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेलिवेंट टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स अब क्या करेंगे जी, प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे। बिजनेस ऑनर्स भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहा होगा कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है क्या। अब वो जो बिजनेस हम ऑपरेशंस कर रहे हैं कितना हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे बिजनेस कितना प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहा है। थर्ड हम देखते हैं सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी इसकी एबिलिटी कितनी है। सॉल्वेंसी क्या है, लिक्विडिटी में हमने पढ़ा जी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने की एबिलिटी चेक की जाती है इन लिक्विडिटी में। प्रॉफिट में हम नेट इनकम या ग्रॉस इनकम प्रॉफिटेबिलिटी इसकी मेजर की जाती है, एबिलिटी टू अर्न जनरेट प्रॉफिट। और सॉल्वेंसी में हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म आए ये कंपनी सरवाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो लॉन्ग टर्म हम सर्वाइवल चेक करते हैं। अब सॉल्वेंसी रेशियो में, सॉल्वेंसी पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ये कितना लंबा लॉन्ग टर्म इसके सॉल्वेंसी क्या बन रही है, कितनी सर्वाइव कर सकती है। मीन कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई मुझे बता सकता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है। एनीवन प्लीज ट्राई टू कंट्रीब्यूट दिस। जी जी, डेट प्लस इक्विटी। यस यस, वेरी नाइस। कोई भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना बेसिकली उसमें ब्रॉडली जो देखा जाता है डेट प्लस इक्विटी।
यानी डेट में क्या आ जाता है कि आपके डेटर्स जो हैं, आपने जो लोन लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए हैं, डिबेंचर्स हैं, आपके पास बॉन्ड्स हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, डेट्स कहलाएंगे। इक्विटी में क्या आ जाता है जी, आपके कॉमन स्टॉक्स, शेयर होल्डर जो आपने, जो पब्लिक को आपने ऑफर किया हुआ है, दीज आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस, तो वो कितना पोर्शन है। अब लेट्स सपोज आपका ये 70% अगर डेट पे है, 30% इक्विटी पे है, 100% आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हम कहेंगे जी 30% जो है ये फाइनेंस हो रहा है फ्रॉम ओनर्स, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स, और 70% ये फाइनेंस हो रहा है जी डेट से, इसने लोन लिया हुआ है। अब हम इससे जज कर सकते हैं कि इसकी सॉल्वेंसी क्या हो सकती है लॉन्ग टर्म में। क्या ये इसके जो 30% है, ये इसके जो एसेट्स हैं, क्या ये 70% जो है इस ऑब्लिगेशन को पे ऑफ कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, अगर हम वाइंड अप की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एबिलिटी की चेक की जाती है सॉल्वेंसी के पोर्शन में आके, हम डिफरेंट टाइप की आगे आके पढ़ भी लेते हैं कौन कौन सी हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, तो उस पर फिर हम देखेंगे कि कैसे हम उनको इंटरप्रिटेशन भी उनके करके देखेंगे कि इसके रेशियो का मतलब क्या बन रहा है, इससे क्या हम अखज़ कर सकते हैं। तो आगे आगे पढ़ेंगे। तो ये सॉल्वेंसी के पोर्शन में हमने ये देखना है कि ये लॉन्ग टर्म इसकी सर्वाइवल क्या बन रही है, कंपनी आया फ्यूचर में सर्वाइव कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, इसकी डेट रेशो कितनी है, इक्विटी रेशो क्या है। तो इस तरह से हम ये चीज़ें ब्रॉडली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस करते हैं जिससे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। इन्वेस्टर, बैंकर जो है अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, इन्वेस्टर अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, और ऑनर जो होते हैं और मैनेजमेंट जो होती है वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर रही होती है फ्रॉम डिफरेंट इंफॉर्मेशंस। अब इसको देखते हैं जी, इसका कंपैरिजन। अब डेफिनेटली जो हम ये ऑब्लिगेशन, जो हमने लिक्विडिटी रेशियोज, जो भी रेशियोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये किसी ना किसी से कंपैरिजन किया जाएगा ना इनका। कोई ना कोई यॉर्डस्टिक होगी जिससे हम मेजर करेंगे इसको, ठीक है। यानी इंटरप्रिटेशन इसकी कैसे होगी। सॉरी, अच्छा, इसकी नीड्स, हम कंपैरिजन नीड्स देखें अगर, ये कंपैरिजन कैसे करेंगे। नंबर वन, तो हम कंपैरिजन कर रहे होंगे, यानी कंपैरेटिव एनालिसिस जिसको बोलते हैं, ये कंपैरेटिव एनालिसिस ही कह लेते हैं इसको। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे किए जाएंगे, किस किस से हम कंपैरिजन करेंगे इसका। आया हम विद इन द कंपनी कंपैरिजन करेंगे, किसी एक्सटर्नल कंपनी के साथ कंपैरिजन करेंगे, या किसी और यार्डस्टिक या कोई और हमें कोई मिल रहा है जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे मिल रही है, एजेंसीज मिल रही हैं, या हमें इंडस्ट्रियल एवरेज एक मिल रही है, उससे हम कंपैरिजन करेंगे, अपनी इंडस्ट्री से कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन किस तरह से हो सकता है। नंबर वन कंपैरिजन तो हम करेंगे जी इंट्रा कंपनी कंपैरिजन, ठीक है। ठीक है, इंट्रा कंपनी कंपैरिजन, यानी हम आप कंपनी का आपस में ही कंपैरिजन करेंगे। आपस में कंपैरिजन क्या होगा कि आप एक ईयर को दूसरे ईयर के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे, ठीक है। या एक हॉरिजॉन्टल जैसे एनालिसिस किया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, आगे आगे पढ़ते हैं कि टूल ऑफ जो है एनालिसिस वो क्या होंगे, उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम तो देखते हैं कि इंट्रा कंपनी आप जो कर रहे थे वो देखते हैं आप ईयर टू ईयर चेंजेस, ईयर टू ईयर चेंजेस जो होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ईयर 2020 टू 2021 में क्या चेंजेस आई। लेट्स सपोज कैश में या एसेट में या लायबिलिटीज में आपकी क्या चेंजेस आई, ठीक है। चेंजेस इन वॉल्यूम देखा जा सकता है, चेंजेस इन अमाउंट भी देखा जा सकता है, और चेंजेस इन परसेंटेज भी देखा जा सकता है।
तो ये एक इंट्रा कंपनी यानी कंपनी के अंदर ही हम अपनी फाइनेंशियल को पिछले किसी एक ईयर के फाइनेंशियल के ट्रेंड्स के साथ हम कंपैरिजन करके एक एनालिसिस कर रहे होते हैं और एक डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कि हमारी कोई भी एक एलिमेंट उठा लें तो हमारा वो ट्रेंड क्या शो कर रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है या पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, और हमारे किस तरह से वो हमारे रेलिवेंट है और कितना हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो नंबर 1 हमने कहा जी इंट्रा कंपनी कंपैरिजन किया जाता है। नंबर 2 क्या करेंगे जी, इंडस्ट्रियल कंपैरिजन। इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री एवरेज क्या होता है कि एक लेट्स सपोज यहाँ पे एक कंपनी की हमने बात की थी कि हम अपनी कंपनी को XYZ जो हमारी कंपनी है इसी को कंपैरिजन करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारी एक कंपनी है XYZ, इसका कंपैरिजन करेंगे कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C, ठीक है। इसी इंडस्ट्री के कोई भी एक इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हम कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C इनको उठाएंगे और इन सबको क्लब कर लेंगे, कोई भी एक रेशियो है, डिवाइड कर देंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एवरेज निकल आएगी। अब इसकी जो रेशियो कैलकुलेट की जाएगी वो कंपैरिजन की जाएगी कंपनी A की इस एवरेज के साथ, इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ हम एक कंपैरिजन करेंगे और उस पर हम एक अपना एनालिसिस करेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे। एंड थर्ड हम करेंगे जी इंटर कंपनी एनालिसिस कंपैरिजन। थर्ड क्या होगा जी, इंटर कंपनी क्या होगा कि हम अपने कंपनी की परफॉर्मेंस हम कंपेयर कर रहे होंगे अपने एक कंपटीटर के साथ, किसी एक कंपटीटर के साथ, ठीक है। इंटर कंपनी यानी कंपनीज के दरमियान, कंपनी A टू कंपनी B, ये हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं और कंपटीटर्स कंपनी A अपने कंपटीटर कंपनी B के साथ अपना कंपैरिजन कर रही होगी, जो भी आपने उसने ट्रेंड जो भी रेशियोज कैलकुलेट की हैं उसको कंपैरिजन करेगी अपने कंपटीटर्स की रेशियोज के साथ और देखेगी कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ और मेरा कंपटीटर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और क्या मैंने करेक्टिव मेजर्स लेने हैं और किस तरह से अगर मेरा कंपटीटर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं कैसे अपने आप को बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ ले जा सकता हूँ। तो ये 3 तरह से हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं बेसिकली अपने डाटा का, अपनी एनालिसिस का, अपने रेशियो एनालिसिस का, अपने डाटा का विद इंट्रा कंपनी यानी विद इन कंपनी हम करेंगे, अपने एक ईयर की फाइनेंशियल के पिछले ईयर की फाइनेंशियल के साथ कंपैरिजन करेंगे। देन हम इंडस्ट्रियल कंपैरिजन करेंगे, हम एवरेज इंडस्ट्री जो ट्रेंड बन रहा है उसके साथ अपना कंपैरिजन करेंगे। और देन हम इंट्रा कंपनी अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस दूसरी कंपनी के साथ कंपटीटर के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। तो इस तरह से हम 3 तरह से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सारा है कंपैरिजन जो करना है ये किन की बेसिस पे हम करेंगे, कौन से टूल्स हैं जिनकी बेसिस पे हम ये अपना डाटा कैलकुलेट करेंगे और फिर कंपैरिजन की तरफ से जाएंगे। अब हमारे पास टूल्स क्या हैं, किन टूल्स को किन टूल्स से हम हेल्प लेते हुए अपनी इंडस्ट्री के एक एनालिसिस करेंगे, देन उसको कंपैरिजन की तरफ लेके जाएंगे। वो टूल्स क्या हैं जी, उन टूल्स की बात करते हैं। तो टूल्स ऑफ एनालिसिस क्या होंगे, टूल्स ऑफ एनालिसिस क्या होंगे जी। आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर आता है तो हम बहुत एक चीज़ पढ़ते हैं जी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, 3 तरह से हम एनालिसिस कर रहे होते हैं जी। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नंबर 1 क्या होता है जी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस।
हॉरिजेंटल को ट्रेंड्स भी बोलते हैं कि हमारे ट्रेंड्स क्या बन रहे हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल या ट्रेंड एनालिसिस। नंबर 2 क्या आता है जी, वर्टिकल या कॉमन साइज। वर्टिकल या कॉमन साइज एनालिसिस किए जाते हैं। और नंबर 3 क्या किया जाता है जी, रेशियो एनालिसिस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम 3 तरह से, सॉरी सर ये नेट पे वीडियो थोड़ा बफरिंग कर रहा है। आपके एंड पे कोई इशू होगा। ऑफ द स्क्रीन पढ़ाई नहीं, दूसरा स्टडी कराते हैं, वो ऑफ द स्क्रीन वीडियो नहीं आ रहा है, उस स्लाइड आ रही होती है, वहाँ पे पढ़ाते हैं, वो स्लाइड भी शेयर करते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट स्लाइड्स में होती है, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, और हमारा जो ज़्यादा हमने जो देखा हुआ है लड़के इस तरह से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमने इसलिए इस मेथड को अडॉप्ट किया हुआ। तो हॉरिजेंटल एंड ट्रेंड, इसमें हम बात कर रहे थे टूल्स ऑफ, आप सजेशन एज पर दीजिएगा, इस तरह की डिस्कशन ना करें, जो क्वेश्चन है वो आप पूछें, ठीक है। टूल्स ऑफ एनालिसिस हम बात कर रहे थे, हॉरिजेंटल ट्रेंड्स की हम बात कर रहे थे। हॉरिजेंटल ट्रेंड का बन रहे हैं ट्रेंड्स, हॉरिजेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, उनको हम ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। वर्टिकल कॉमन साइज की बात करते हैं, तो वर्टिकल एनालिसिस क्या हो रहे हैं, और कॉमन साइज एक ही चीज़ है, एक ही जो है टर्मिनोलॉजी का नाम, और रेशियो एनालिसिस किए जाते हैं। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कि ये एनालिसिस हम कैसे कर रहे होते हैं। हॉरिजेंटल एनालिसिस इंट्रा कंपनी होते हैं, जैसे हमने पहले बात किया कि इंट्रा कंपनी क्या है। इंट्रा कंपनी यानी विद इन कंपनी हम एक ईयर से दूसरे ईयर के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और इसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारा इंक्रीज क्या है पिछले प्रीवियस ईयर से। हमने जो इसको एनालिसिस करेंगे, जो हमने देखना है कि हमारा इस साल की परफॉर्मेंस पिछले साल की परफॉर्मेंस से क्या चेंज आया, उसमें इंक्रीज आ रही है, डिक्रीज आ रही है। देन हम उसको फिर इन्वेस्टिगेट भी करते हैं या क्यों हो रहा है, और हमारे लिए इसका इमेज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह हॉरिजेंटल एनालिसिस में इंट्रा कंपनी एनालिसिस करते हैं, और वॉच कर रहे होते हैं कि चेंजेस क्या बन रही हैं। इसमें हम फॉर्मूला दो तरह से यूज होता है। लेट्स सपोज आपके पास हॉरिजेंटल ट्रेंड्स एनालिसिस की बात करें, तो सेल्स हैं आपके पास 2007 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, और 2009 में कर लेते हैं। तो 3 साल का डाटा आपको गिवन है। अब आपने इसमें चेंजेस से जो है सिंस बेस ईयर, अब बेस ईयर से एक चेंजेस आ रही होंगी। बेस ईयर लेट्स सपोज आपने इसको बना लिया 2007 को, 2007 को बेस ईयर आप कह दें, और आपने चेंज देखनी है करंट ईयर तक। ये करंट ईयर आपका 2009 है, ये करंट ईयर है, ठीक है। आपने बेस ईयर 2007 को रखा और करंट पे लेके, अब इसमें जो फिगर आ रहा होगा इसके साथ जो चेंज आ रहा होगा वो हम कहेंगे 2007 से 2009 तक अब ये चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला बन जाता है सिंस बेस ईयर से अगर हम बात करें ना, सिंस बेस ईयर से अगर बात करें, तो सिंस बेस ईयर से हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं कि करंट बेस ईयर करंट ईयर्स अमाउंट, करंट ईयर्स की अमाउंट क्या बन रही है, माइनस बेस ईयर्स अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर्स अमाउंट, ठीक है। सी बाय करंट ईयर अमाउंट, ये जो करंट ईयर की हमारा फिगर बन रहा है वो हम लेंगे। बेस ईयर जो भी आप 2007 से अगर ले रहे हैं तो इसको बेस ईयर बनाएंगे। तो ये सिंस ले रहे हैं हम 2007 से, तो हमने बेस ईयर 2007 के फिगर पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा जी चेंजेस जो हो रही है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम जो कर रहे हैं, ये हमने बेस किया 2007 से 9 तक क्या चेंजेस आई हैं हमारी। सेल्स की अगर बात कर लें, सेल लेट्स सपोज आपकी थी 1000, अब आगे हो गया 2000, तो ये इस तरह से फॉर्मूला बनेगा कि 1000 थी, अब 2000 पे आ गए हम,
सॉरी 2000 सेल इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखा देते हैं। ठीक है, करंट ईयर में आपके 2000 सेल है और बेस ईयर में 1000 सेल्स थी और डिवाइड किया आपने बेस ईयर के सेल्स पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा 100% जो है वो इंक्रीज आया सेल्स में फ्रॉम 2007 टू 2009। अब इसमें सेकंड ये हो सकता है कि हर पिछले बेस ईयर को आप बेस ईयर बना लें, जो भी पिछला साल होगा उसको बेस ईयर बना लें, तो उसके फिर हम करंट ईयर अमाउंट Sir, I have a question. जी जी प्लीज जी जी। Sir, is the same as like price index जिस तरह उसमें सर कहा जाता है कि बेस ईयर को बनाते हुए फिर हम करंट ईयर की देखते हैं कि उसमें पता चलता है कि हाउ मच इन्फ्लेशन अराइज और डिक्लाइन। जी जी Is the same like as those? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी ऐसे ही है कि आपने देखना है कि जो करंट ईयर हमारा बेस ईयर, जो भी आपने बेस ईयर बनाया हुआ, वेरी नेक्स्ट ईयर बेस ईयर आपका या 2-3 साल 5 साल पीछे जाकर आपने किसी बेस ईयर बनाया कि आप देखते हैं कि 5 साल में आपके क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का भी ऐसे ही हो रहा है कि 5 साल में इन्फ्लेशन कितना हुआ जी, 2 साल में इन्फ्लेशन कितना हुआ जी, 1 साल में इन्फ्लेशन कितना आया। तो इसी तरह हम देखते हैं कि 1 साल में हमारा इंक्रीज कितना बन रहा है या डिक्रीज डिक्लाइन बन रहा है, और इसी तरह हम देखते हैं 5 साल पे 10 साल पे जितना भी आप कंसीडर कर सकते हैं, तो आप उसमें ले सकते हैं डाटा को। तो अब बेस हमने बना लिया उस ईयर को जिस ईयर से हमने स्टार्ट किया, इस ईयर से हमने देखना है। तो 2005 लेट्स सपोज आप 5 साल पीछे जा रहे हैं, 5 साल आप पीछे जा रहे हैं जी, 2009 में बैठे हैं, तो आप 2004 से स्टार्ट करते हैं। 2004 को बेस ईयर बनाएंगे और 9 तक आप उसको देखेंगे, 2004 और 9 का चेंजेस आप कंपैरिजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप पिछले 5 साल का एक कंपैरिजन कर लेंगे। लेकिन सेकंड क्या हो सकता है कि आप कहते हैं 2009 को 2008 के साथ कंपैरिजन करूं और 2008 को 2007 के साथ कंपैरिजन करूं। ठीक है, कि यानी हर साल में मैं ग्रेजुअली चेंजेस देखूं क्या आ रही हैं, तो फिर आप वेरी नेक्स्ट जो आपका ईयर होगा ना, पीछे जो ईयर होगा उसको आप बेस बनाएंगे, तो उसका फिर फॉर्मूला बन जाता है करंट ईयर अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर्स। जो भी आपका बेस ईयर बनेगा उसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे होंगे। इसी तरह हम वर्टिकल एनालिसिस देखते हैं जी, ये था हॉरिजेंटल एनालिसिस, यानी हम हॉरिजेंटली एनालिसिस कर रहे हैं ना, ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं इंट्रा कंपनी, तो ये क्या कहलाता है हॉरिजेंटल एनालिसिस। हॉरिजेंटल यही होता है ना हमारी हॉरिजेंटल लाइन, यानी हम ईयर 2007 में बैठे हैं, 8 में आ गए हैं, 2009 में आ गए हैं और सो ऑन, तो ये क्या हॉरिजेंटल एनालिसिस कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हमने वर्टिकल एनालिसिस करने हैं। ठीक है, वर्टिकल एनालिसिस में क्या होगा कि आप किसी भी चीज को बेस बना लेंगे। लेट्स सपोज आपने इनकम स्टेटमेंट की अगर बात करें, तो इनकम स्टेटमेंट में आपने नेट सेल को बेस बना लिया जी। ठीक है, नेट सेल को बेस बनाते हुए, बेस आपकी क्या है जी, नेट सेल है। अब जितने भी खर्चे उसमें आ रहे हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, नेट सेल की कितनी है, तो सीजीएस सीजीएस डिवाइडेड बाय नेट सेल। ठीक है, इसी तरह हम बात करें जी नेट इनकम की, क्या आपकी नेट इनकम क्या है, आप करेंगे नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल, यानी आपके नेट सेल के कितना परसेंटेज जो है वो इनकम है आपकी, नेट सेल में कितनी परसेंटेज आपकी इनकम की आ रही है, या सीजीएस नेट सेल का कितने परसेंट बन रहा है। ठीक है, तो आप नेट सेल को बेस बना लेते हैं और सारे जितने भी एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैं उनके साथ आप एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि नेट सेल का सीजीएस कितने परसेंट है, नेट सेल की नेट इनकम कितने परसेंट बन रही है। तो इस तरह से एक वर्टिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आप जैसे आपको पता ही है ऊपर हम सेल्स रखते हैं, सेल्स रिटर्न लेस करके हम एक सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देन सेल्स में से सीजीएस लेस हो रहा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड,
तो हम ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं जी आपके एडमन के, सेलिंग के। अब हम देखना चाहते हैं जी सेलिंग एक्सपेंस कितने कितनी परसेंट है नेट सेल की, तो सेलिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब नेट सेल से ही हम सारा कंपैरिजन करेंगे इसका, एक को ही बेस बनाएंगे और उसको बेस बना के हम सारे एलिमेंट्स का उस पर एनालिसिस करेंगे, तो ये वर्टिकल एनालिसिस कराएगा। और इसी तरह अगर हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करना है तो उसके लिए हम बैलेंस शीट के अगर एसेट का एनालिसिस करना है तो उसमें आपके टोटल एसेट्स जो है वो बेस बन रहे होंगे। टोटल एसेट्स क्या होंगे जी, आपके बेस बन रहे होंगे। एसेट साइड का एनालिसिस करना है, एसेट साइड और बैलेंस शीट का एनालिसिस करना है, तो आपने टोटल एसेट्स को, बैलेंस शीट में आपके पास क्या होता है, करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कैश आ गई, उसमें रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स आ गए आपके, ठीक है, और भी आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म जो भी आपके फिक्स एसेट आ रहे हैं, फिक्स एसेट कर लें, तो ये आपके क्या हो जाएंगे जी, टोटल एसेट हो जाएंगे ना। अब टोटल एसेट्स को आप 100% कंसीडर करेंगे और इस पे डिवाइड कर देंगे। हम लेट्स सपोज देखते हैं जी टोटल एसेट्स का कैश कितना है, तो कैश डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब हमें पता चल जाएगा जी ये कैश कितने परसेंट है टोटल एसेट्स का। अकाउंट रिसीवेबल कितने परसेंट है टोटल एसेट्स का जी, तो अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो ये इस तरह से हम एक बैलेंस शीट का जब एनालिसिस करते हैं तो एसेट की बेस, एसेट टोटल एसेट्स मान रहे होते हैं, टोटल एसेट्स को हम 100% लेते हैं। सर ऑर्डर क्या होता है बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए एसेट्स का, मतलब पहले करंट एसेट होता है या नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं? पहले करंट एसेट्स आते हैं जी, करंट एसेट्स आते हैं पहले, देन नॉन करंट एसेट्स आते इसके हैं। बाद नॉन करंट। और ये सर लायबिलिटीज और इक्विटीज का क्या सीन होता है उनका ऑर्डर? सर एक मतलब मैंने एक क्वेश्चन में देखा था, वो तो काइंडली। जी जी, इक्विटीज में आप इक्विटी की भी तरफ आते हैं ना, टोटल एसेट्स की हम बात करें। अब हमने एसेट साइड का पहले एनालिसिस कर ली, तो एसेट को आपने टोटल एसेट को 100% कंसीडर करते हुए बेस बनाते हुए आपने सारे एलिमेंट्स को परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी। इसी तरह लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं, तो लाइबिलिटी साइड पे क्या हो रहा था जी, प्रेजेंटेशन आपने IAS 1 जो होता है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, आपको प्रेजेंटेशन बताता है कि प्रेजेंटेशन आपने अपने फाइनल अकाउंट्स की कैसे करनी है। तो बेसिकली उसको उसके फ्लो को फॉलो किया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखानी है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखाई जाती है। पहले करंट एसेट दिखाने हैं, नॉन करंट एसेट दिखाने हैं, एक बैलेंस इसमें लाइबिलिटी में आपने करंट लाइबिलिटीज दिखानी, देन इक्विटी दिखानी, या इक्विटी पहले दिखानी, देन करंट लाइबिलिटीज दिखानी। तो ये सारा IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्कस कर रहा होता है। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना जी, उसमें इक्विटी का पोर्शन दिखाया जाता है पहले, देन आप करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज की तरफ जाते हैं, ठीक है। इक्विटी में आपका शेयर होल्डर्स कितने हैं जी, उसमें आपका डेट कितने हैं, ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दिखाई जाती हैं। तो अब उसमें हमने जब इस पे हमने एनालिसिस करना है, वर्टिकल एनालिसिस करना है, तो टोटल लाइबिलिटीज लेनी है, ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग इक्विटी। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस जो ऑनर्स इक्विटी है उसको भी ऐड अप करके आपने इसको 100% कंसीडर करना है, ठीक है। देन आपने देखना है कि इसमें जो ना करंट लायबिलिटीज जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो कितने परसेंट बन रहे हैं जी, आपकी टोटल लायबिलिटीज का करंट लायबिलिटीज कितने परसेंट बन रही है, नॉन करंट लायबिलिटीज कितने परसेंट बन रही हैं। अगर करंट लायबिलिटीज में एक एलिमेंट को डिस्कस करना है तो क्रेडिटर्स जो है वो आपके कितने बन रहे हैं, कितने परसेंट बन रहे हैं, और टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। टोटल लायबिलिटीज को आपने बेस बनाना है और हर एक एलिमेंट को आपने परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना है, जिस तरह हमने एसेट साइड पे टोटल एसेट्स को कैलकुलेट किया। तो इस तरह से हम जब लायबिलिटी साइड कैलकुलेट करेंगे तो टोटल लायबिलिटीज को 100% कंसीडर करेंगे, बेस बनाएंगे।
और ये जो वर्टिकल एनालिसिस है, हम हॉरिजेंटल का हमने बात की थी, इंट्रा कंपनी हम यूज करते हैं इसको, जो हमने बात की थी पीछे, इंट्रा कंपनी और फिर इंटर कंपनी और फिर इंडस्ट्रियल जो है ट्रेंड, जो हमने बात की पीछे 3 इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आप जो वर्टिकल एनालिसिस करते हैं, ये इंट्रा कंपनी भी होता है और इंटर कंपनी भी होता है, ठीक है। यानी इंटर कंपनी आप अपने इसमें सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल इंट्रा कंपनी कर रहे हैं, ठीक है, अपने कंपटीटर के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम वर्टिकल करते हैं तो वर्टिकल में फिर हम अपने कंपटीटर के साथ भी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि हमारा एसेट्स का परसेंटेज इतना बन रहा है करंट एसेट्स, तो मेरा कंपटीटर की कंपोजिशन क्या बन रही है बैलेंस शीट की, ठीक है, आया उसकी बेहतर है या हमारी बेहतर है। तो ये कंपैरिजन हम कंपटीटर के साथ भी कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं हम जी रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो इसमें इंट्रा कंपनी भी एनालिसिस किया जाता है, इंटर कंपनी भी किया जाता है और इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ भी कंपैरिजन किया जाए। ये 3 टाइप्स ऑफ जितने भी हमने कंपैरिजन पढ़े उनका कंपैरिजन करने के लिए रेशियो एनालिसिस तीनों में ही एप्लीकेबल है, तीनों में ही कंपैरिजन किया जाता है। इंट्रा कंपनी भी कंपैरिजन रेशियो एनालिसिस का होता है, ठीक है, ईयर टू ईयर, इस साल की रेशियो की है तो पिछले साल की रेशियो क्या थी, ठीक है, और हमारी रेशियो करंट एसेट की ये बन रही है तो हमारे कंपटीटर की क्या बन रही है, इंटर कंपनी हो गया, ठीक है। हमारी करंट रेशियो ये बन रही है, करंट एसेट की रेशियो ये बन रही है, तो इंडस्ट्रियल एवरेज क्या है उसके साथ हमारा कंपैरिजन क्या बन रहा है, इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी है और हम कहाँ पे खड़े हैं। तो ये हम तीनों तरह से रेशियो का एनालिसिस जो है वो तीनों तरह से हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। फिर रेशियो एनालिसिस में आपके पास जो रिजल्ट आ रहा होता है वो भी 3 तरह से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नंबर 1 क्या करते हैं जी, मैथमेटिकली ये कैलकुलेशन हम सारी करते हैं, तो इसमें आपके पास जो रिजल्ट आ रहा होता है परसेंटेज में भी आ सकता है, ठीक है, रेशियो में आपके परसेंटेज में भी रिजल्ट आ सकता है ना जी। हमारी करंट लायबिलिटी का, करंट एसेट हमारी करंट लायबिलिटी का 200% है, परसेंटेज में भी आप बात कर सकते हैं। फिर आप सेकंड रेट में बात कर सकते हैं, ठीक है, 2 टाइम है, ठीक है। हम कहते हैं जी हमारे एसेट जो हैं वो 2 टाइम है फॉर करंट लायबिलिटीज का, 2 टाइम हमारे पास एसेट्स हैं। ये प्रोपोर्शन भी बात हो सकती है जिसको हम रेशियो बोलते हैं। तो आप रेशियो कहते हैं जी 2:1। 2:1 से क्या हो रहा है कि 2 एसेट्स हमारे अवेलेबल हैं, $1 लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास $2 एसेट्स अवेलेबल हैं। तो ये रेशियो, एक रेशियो से ये 3 तरह से इंटरप्रिटेशन इसकी बन जाती है। परसेंटेज में भी लिया जा सकता है, इसको रेट में भी लिया जा सकता है, इन टाइम्स भी लिया जा सकता है, ठीक है, और प्रपोर्शन रेशियो में भी लिया जा सकता है 2:1, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 तरह से हम इसके इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैथमेटिकली चूंकि होता है तो 3 तरह से इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जी इन डिटेल जाके कि लिक्विडिटी रेशियोज में क्या कौन सी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशंस क्या बन रही होती है। जी, लिक्विडिटी रेशियो, सबसे पहले हमने लिक्विडिटी रेशियो की बात की। लिक्विडिटी रेशियो में क्या कौन सी रेशियोज कैलकुलेट होती हैं जी। नंबर 1 हम कर रहे होते हैं करंट रेशियोज। करंट रेशियोज का फॉर्मूला आप सबको आता होगा, वेरी सिंपल है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब ये आपके पास लेट्स सपोज आपके करंट एसेट 2000 है, करंट लायबिलिटीज 1000 है, तो आप इसको कह सकते हैं जी 200% हमारा, अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये हम कहें जी 200% है हमारा लायबिलिटी का एसेट्स।
या हम कह सकते हैं 2 टाइम है, 2 टाइम एसेट्स हैं हमारे करंट लाइबिलिटीज के, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 2:1, यानी 2:1, एक लाइबिलिटी डॉलर लाइबिलिटी पे करने के लिए, 1 रुपया लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास 2 रुपये एसेट्स में अवेलेबल है, ठीक है। अब हम ये करंट रेशियो जो है इसको कंपैरिजन करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हैं, अपने कंपटीटर्स के साथ भी कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ आप देखते हुए कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैंड कर रही है और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हम एक एनालिसिस करते हैं जिसको हम बोलते हैं जी लिक्विडिटी। सर ये प्लीज रिपीट करें, ये 200 ये फिगर क्यों लिखी है आपने? 200 2 टाइम्स 200% है ना, ये आपका 200% है ना, 2000 डिवाइडेड बाय 1000 करें तो क्या, मल्टीप्लाई तो सॉरी, मल्टीप्लाई तो 100 से करते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, तो ये 200 ये क्या है? 200% है ना यार। अच्छा ये साल चला है, साल चला। आपकी करंट लायबिलिटी का 200% आपके पास एसेट पड़े हुए हैं, यानी 2 टाइम से मुराद ये है कि 2 टाइम आपके पास एसेट्स पड़े हुए हैं आपकी लायबिलिटी को मीट करने के लिए, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, लिक्विडिटी क्या करती है आपकी, ये शॉर्ट टर्म एबिलिटी टू पे योर ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने के लिए आपके पास क्या एबिलिटी है, तो इसकी शॉर्ट टर्म एबिलिटी पे करने, इसके पास 200% एसेट्स पड़े हुए हैं जी अपनी लायबिलिटी के, ठीक है। 2 टाइम इसके पास एसेट्स हैं अपनी ऑब्लिगेशंस पे करने के, इट्स मीन कि ये पॉजिटिव इमेज मिल रहा है ना कि इसके पास साउंड एसेट्स हैं कि अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर सकता है ये, ठीक है। या 1 रुपया लायबिलिटी पे करने के लिए इसके पास 2 रुपये इन एसेट्स हैं, ठीक है। इस तरह से एक इंटरप्रिटेशन हो रही होती है इसकी। तो ये एबिलिटी आपको ये बता क्या रहा है कि एबिलिटी बता रहा है कंपनी की कि ये कितना शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मीट कर सकता है इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्विक रेशो, जिसको एसेट टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, क्विक रेशो। क्विक रेशो की जरूरत क्यों पेश आती है, हमने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज देख लिया। अब करंट एसेट्स में अगर हम बात करें इन्वेंट्रीज की, तो इन्वेंट्रीज में क्या होता है, इन डेप्थ जाके एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इन्वेंट्रीज में मे बी इन्वेंट्री की वैल्यू हाई है, जो 2000 हमने बात की थी यहाँ पे, इसमें 2000 में हो सकता है आपकी 1500 की जो है वो इन्वेंट्री पड़ी हो, ठीक है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब इन्वेंट्री जो 1500 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, लेट्स सपोज कर रहा हूँ, अब इसमें ये जो 1500 की पड़ी है इसमें तो स्लो मूविंग आइटम इतने ज्यादा हैं जिनकी वजह से इसकी वैल्यू हाई आ रही है, ठीक है। आपकी सेल आउट ही नहीं हो रही इन्वेंट्री, ठीक है। अब क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यू हाई आ रही है आपके पास, इन्वेंट्री की वैल्यू हाई है तो करंट एसेट हाई से आ गए, करंट एसेट हाई है तो आपकी करंट रेशो हाई आ गई, तो आपने खुश होकर बैठ गए जी हमारी करंट एसेट्स जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, हमारी बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के हमारे पास करंट एसेट लायबिलिटी को मीट करने के लिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, स्लो मूविंग आइटम इतने हैं जो सेल आउट ही नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये होगा कि आपने कैश में लिक्विडिटी जब देखने जाना है, कैश में कन्वर्ट करने जाना है इन चीज़ों को, तो क्या होगा कि आपके स्लो मूविंग जो आइटम इतने पड़े हुए हैं इन्वेंट्री में, वो तो सेल आउट हो ही नहीं, जल्दी हो ही नहीं सकते। अब इसलिए ज़रूरत पेश आई कि हम क्विक रेशो कैलकुलेट करें, हम वो देखें जो क्विकली हमारे लिक्विड पड़े हुए हमारे पास एसेट्स, जो जल्दी से हम इमीडिएटली इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको सिर्फ देखें कि हम इमीडिएटली कितने को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मीट आवर कैश रिक्वायरमेंट। अगर हम एक कैश की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इन शॉर्ट टर्म, तो हम कितनी जल्दी अरेंज कर सकते हैं कैश फ्रॉम आवर करंट एसेट्स। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इन्वेंट्री में भी हमें सही मैसेज नहीं दे रही, इसको निकाल दें क्योंकि इसमें में भी स्लो मूविंग आइटम्स हैं। तो आप कहें क्या करेंगे जी, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री कर देंगे माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कर देंगे,
डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। आप कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी जो हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी आपने जो मीट करने हैं वो भी मे भी आपको मिसगाइड कर रहे हो यहाँ पे, तो आप इन्वेंट्री को प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट से लेस करके करंट लायबिलिटीज में डिवाइड करेंगे। या दूसरा इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है जी? तो दूसरा फॉर्मूला बता सकते हैं मुझे? इसमें क्या? हम इन्वेंट्री को क्यों निकाल रहे हैं? हाँ जी, इन्वेंट्री को हम माइनस क्यों कर रहे हैं? अभी मैंने यही तो आपको बताया है, पहले इन्वेंट्री को क्यों लेस कर रहा हूँ, क्यों लेस कर रहा हूँ, क्या मैंने बताया आपको? आप लोग आपस में मैसेजिंग शुरू कर देते हैं और मैसेजिंग करते हैं, आपस में मैसेजिंग शुरू हो जाते हैं और आप टॉपिक पे फोकस नहीं करते, जन आप क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने स्टार्ट इसका यहीं से लिया कि इन्वेंट्री मैंने क्यों लेस की है। इन्वेंट्री इसलिए लेस की है कि वो वहाँ पे मैंने ये कहा कि आपको 2000 आपके करंट एसेट हमने सपोज किया हुआ है, इसमें आपकी 1500 की इन्वेंट्री है लेट्स सपोज जी। सर इन्वेंट्री तो इसीलिए माइनस की क्योंकि लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज का फार्मूला है और उसी को लिक्विड एसिड निकालने के लिए हमने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दिए। जी जी, और उसके बिहाइंड मैं रीजन बता रहा हूँ आपको, रीजन क्या है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जो है ना वो मिसगाइड कर रही होती है आपको। करंट एसेट्स में जब आप करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज आपका 2000 हमारे टोटल करंट एसेट्स है ना, और उसमें हो सकता है इन्वेंट्री की वैल्यू 1500 की पड़ी हो, ठीक है। अब 1500 की इन्वेंट्री जो है वो उसमें स्लो मूविंग आइटम हो सकते हैं। जो स्लो मूविंग आइटम्स क्या है, आपके सेल आउट नहीं हो रहे, ठीक है। अब आप कहेंगे लिक्विडिटी, हम तो क्या है इसको लिक्विडिटी तो आप वो देखेंगे जो आप सेल आउट करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जब आप इन्वेंट्री को सेल आउट करने जा रहे हैं वो तो सेल आउट हो ही नहीं रही, क्योंकि इसमें स्लो मूविंग आइटम ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी वजह से आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट हाई आ रही है, ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट हाई होने की वजह से आपके करंट एसेट हाई आ रहे हैं, जो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके करंट एसेट लायबिलिटी मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। लेकिन उसके रीज़न बिहाइंड पीछे ये है कि जब आपने ऑब्लिगेशन मीट करने जाना है तो आपने इन्वेंट्री को सेल आउट करना है, तो आप उसको लिक्विडिटी उसकी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहाँ पे स्लो मूविंग आइटम्स पड़े हुए हैं। तो इसलिए हम क्विक रेशो कैलकुलेट करते हैं कि हम क्विक रेशो कैलकुलेट करके देख लें कि वहाँ पे हमें लिक्विडिटी कितनी जल्दी इमीडिएट वो एलिमेंट हम जो इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश वो देखें, ताकि अगर हम शॉर्ट टर्म में कैश की रिक्वायरमेंट आ जाए तो हम फौरन से उनको सेल आउट करके वो चीज़ें जो हैं वो हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो इसलिए हमने इन्वेंट्री को निकाल दिया और प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल के लिक्विडिटी प्योरली लिक्विड पे चले गया कि करंट एसेट में वो पोर्शन बच गया जो प्योरली लिक्विड है। किसी टाइम भी हम उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश हमारी ऑलरेडी कैश है। तो इसमें तीन एलिमेंट होते हैं ना, कैश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और रिसीवेबल्स हैं। अब रिसीवेबल्स आपके क्या पास जो है, अगर हम इस तरह से फॉर्मूला अडॉप्ट करते करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हम दूसरा फॉर्मूला क्या अडॉप्ट करेंगे जी, उसमें आपका आ जाएगा कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आपके रिसीवेबल्स आ गए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सेकंड फार्मूला इसका ये हो सकता है कि कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल। अब ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो इमीडिएटली आपके कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो मोर लिक्विड है, इसलिए हम क्विक रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये करंट रेशो ठीक है, ये हमें मैसेज तो अच्छा दे रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हम मे भी इन्वेंट्री में स्लो मूविंग आइटम है, इसको सेल आउट ना कर पाएँ जल्दी, क्विकली हम कैश में कन्वर्ट ना कर पाएँ, तो हम एक क्विक रेशो एसेट टेस्ट रेशो कैलकुलेट कर लें जो हमें ये मैसेज दे कि ये तो आपके फ़ौरन से इमीडिएटली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म में आपको कैश की रिक्वायरमेंट आती है तो ये चीज़ें आप कैश में कन्वर्ट करके अपनी कैश की रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। तो ये इसका रेशोज़ को कैलकुलेट करने का एक पर्पज़ होता है। अब इसमें जो रिसीवेबल्स हैं इसको हम एनालिसिस करेंगे कि रिसीवेबल्स जो हैं ये हमें कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, ये कितने टाइम कितनी जल्दी हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिसीवेबल्स
कितने जल्दी आपके कितने टाइम ड्यूरिंग द ईयर आपके कितने टाइम ये कन्वर्ट हो रहे थे कैश में। अब हमने इसको देखना है कि जो ये तीसरा एलिमेंट आया है ये तो कैश ही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप किसी टाइम इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब रिसीवेबल जो है, जो लोगों से आपने पैसा रिसीव करना है, ये साल में कितने टाइम आपके पास, इस पे एनालिसिस करना है आपने, ये कितना लिक्विड है आपके पास, कितनी जल्दी ये कन्वर्ट हो जाता है कैश में। इसके फॉर्मूले फिर हम देखते हैं कि रिसीवेबल्स टर्नओवर देखी जाती है, रिसीवेबल टर्नओवर देखी जाती है। रिसीवेबल टर्नओवर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? कोई बता सकता है जी? इसमें हम नेट क्रेडिट सेल लेंगे जी, जो क्रेडिट पे आपने सेल की है, और उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज नेट रिसीवेबल्स। आपके पास जो एवरेज रिसीवेबल बन रहे हैं उन पे डिवाइड करके आप देखेंगे जी कितने टाइम आपका जो है वो रिसीवेबल्स टर्नओवर होते हैं, यानी आपके रिसीवेबल्स रिकवर हो जाते हैं, कितने टाइम ड्यूरिंग द ईयर आपके रिसीवेबल्स रिकवर हो जाते हैं। क्रेडिट सेल जब करते हैं तो आप जारी डेफिनेटली हम उससे पैसे रिसीव करने हैं ना, तो उसको रिसीव जो करने हैं हम कितने टाइम वो रिसीव कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर। हम लेट्स सपोज कहते हैं जी 3 टाइम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 3 बार हमने ड्यूरिंग द पीरियड 3 बार हमारे रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या मैसेज मिलता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, कि जो नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल कर रहे हैं। ये फार्मूला मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और इनके साथ इंटरप्रिटेशन जो है वो भी साथ थोड़ी बहुत जो है वो भी मैं साथ में अभी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वो मैं शेयर भी कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली आपको नेट डिस्कनेक्ट हो गई, आप प्लीज इसको जो है वो 3 टाइम आप इसको कैलकुलेट करेंगे जी, रिसीवेबल टर्नओवर 3 टाइम आप मैसेज, रिपीट करेंगे प्लीज, सॉरी क्विक रेशो रिपीट करेंगे प्लीज, नेट डिस्कनेक्ट हुआ इसमें। हम प्रीपेड एक्सपेंस माइनस क्यों करते हैं? वो लिक्विड देखने के लिए आपके पास वो एलिमेंट जो हमने इस पे आधा घंटा पूरा बहस की है इस पे आपकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर देंगे। हमने यही बात की है कि हम करंट एसेट्स पे इन्वेंट्रीज को जो है लेस कर रहे होते हैं। इन्वेंट्री इसलिए लेस करते हैं कि आपका ये जो है ये ज़्यादा इसमें में भी हो सकता है स्लो मूविंग आइटम हो, जिसकी वजह से ये इन्वेंट्री कास्ट आई है। और इन्वेंट्री आपका किसका पार्ट है? ये करंट एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने प्रीपेड पहले से आपने पे किए हुए हैं, ठीक है, आपने वो उसको जल्दी से आप रेडिली क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने पे कर दी ना, आप हम उनसे डिमांड तो नहीं करने जाएंगे वापस कर दें, ठीक है। अब आपने जिसको पे किए हुए हैं जी सर, वो भी माइनस करते हैं हमें जी जी, तो आपने वो एलिमेंट देखना है जो आपका क्विकली इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश, लिक्विड मोर लिक्विड एलिमेंट्स को आपने लेना। तो मोर लिक्विड एलिमेंट इन योर बैलेंस शीट इज कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल्स, ओके। तो रिसीवेबल टर्नओवर हम देख लेते हैं जी। रिसीवेबल टर्नओवर हम देखते हैं जी 3 टाइम जो हमारे रिसीवेबल्स हैं ये कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। इससे आपको मैसेज क्या मिल रहा है कि 3 टाइम आपके जो रिसीवेबल्स हैं उनसे आपको कैश रिसीव होती है। अब ये जो 3 टाइम कैश रिसीव हो रही है कितने दिनों बाद रिसीव हो रही है, अब हमने ये देखना है ये कितने दिनों बाद रिसीव होगी। तो अगर आप ये जो 3 टाइम आपने टर्नओवर रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट किया है, 365 डेज हैं आपके पास इन ईयर, तो 3 टाइम लेट्स सपोज आपके पास आ रहा है, ठीक है। या हम इजी इसको करने के लिए इधर कर लेते हैं 10 टाइम, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 10 टाइम आप 10 बार आपको अकाउंट रिसीवेबल आपके कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब कितने दिनों के बाद ये कैश दे रहे हैं? आपके जो रिसीवेबल्स हैं, आपके जो क्रेडिटर्स हैं, जो रिसीवेबल आपने लेने हैं क्रेडिट सेल्स जो किए हुए हैं, ये कितने दिनों बाद आपको पैसे दे रहे हैं?
अब 10 टाइम हमने इसकी रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट की, तो अब हमने देखना कि ये 10 टाइम है 365 डेज डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 10 टाइम आई है आपकी, हमने सपोज किया है, ठीक है। 10 टाइम आपने किया तो आपको क्या आंसर आ जाएगा 36, ऑलमोस्ट 36 या 37 डेज में 36 डेज के बाद आपको अकाउंट रिसीवेबल जो है आपके कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। यानी हर 36 दिन बाद आपके अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग आप शेयर करेंगे ना बाद में इंशाल्लाह? जी जी, ये फार्मूले सर? फॉर्मूले भी शेयर हो जाएंगे। अब आप इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना उसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये जो रेशियो है इससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या मैसेज आपको दे रहा है ये, इसको समझने की कोशिश करें। अब हम एक और इसमें फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड हमने देख लिया, एवरेज कलेक्शन पीरियड की हमने बात की। यानी 365 डेज इन अ ईयर है। तो हमने कहा जी 10 टाइम हमने रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट की थी, 360 डेज में आपके ये एवरेज कलेक्शन हो रही है आपकी। ठीक है जी, एवरेज कलेक्शन आपसे जो हो रही है 36 डेज में आपकी एवरेज कलेक्शन हो रही है। अब एक और इसमें फिर हम कैलकुलेट करते हैं जी इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो आपको ये मैसेज दे रही होती है कि आपका जो इन्वेंट्री है कितनी बार साल में वो सेल हो रही है, ठीक है। एक पीरियड में कितनी बार सेल हो रही है, जिसका फॉर्मूला होता है जी सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा आपका, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इन्वेंट्री आपकी कितनी साल में कितने टाइम, अब ये टाइम में रिजल्ट आ जाएगा। लेट्स सपोज ये भी 10 टाइम आता है, तो इसका मतलब कि 10 मरतबा पीरियड में 10 टाइम जो है 10 मरतबा आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेल आउट होती है, ठीक है। ये जितनी रेशियो ज़्यादा होगी उतना आपका, इसका मतलब सेल की रेशियो ज़्यादा है, जितनी कम होगी इसका मतलब कि आपकी इन्वेंट्री स्लो मूविंग है, ठीक है। जो फास्ट मूविंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जिस तरह ये ग्रॉसरी आइटम्स आ जाते हैं स्टोर्स पे, तो ये फास्ट मूविंग होती है ना, ये जल्दी से क्विकली सेल आउट हो रही होती हैं चीज़ें, तो उनकी टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ज्वेलर को। अगर देखें तो ज्वेलर का जो ज्वेलरी है वो साल में मे बी 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जा रही हो, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा इसकी रेशियो आ रही होगी इन्वेंट्री टर्नओवर की। जहाँ पे इन्वेंट्री आपकी ज़्यादा सेल आउट हो रही है वहाँ पे जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो आपकी ज़्यादा टाइम्स में होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपके पास सेल आपकी कम होती है, तो वो क्या होता है आपके टाइम्स फिर वहाँ पे आपकी कम आ रही होती है, तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा होता है कि आपकी कितनी इन्वेंट्री क्विकली सेल आउट हो रही है। अगर ये 10 टाइम है, अगर ये 10 टाइम आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि 10 मरतबा आपकी इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड सेल आउट हो रही है, ठीक है। अब इसी इन्वेंट्री को हमने देखना है जिस तरह हमने रिसीवेबल में देखा कि रिसीवेबल आपके हो तो रहे हैं जिस साल में 10 टाइम वो जो है ना वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन कितने दिन बाद हो रहे हैं। इसी तरह हमने इन्वेंट्री देखनी है कि 10 टाइम सेल आउट तो हो रही है, लेकिन ये कितने दिन बाद सेल आउट हो रही है। अब हमने देखना है कि एवरेज टाइम इसका क्या बन रहा है, डेज इन इन्वेंट्री, यानी आपकी जो इन्वेंट्री कितने डेज लेती है। ठीक है,
डेज इन इन्वेंट्री यानी आपकी इन्वेंट्री कितने डेज इन्वेंट्री में रहेगी या सेल आउट होगी, तो आप इस पे भी कह सकते हैं जी डेज डिवाइडेड बाय जितने भी पीरियड में डेज आ रहे हैं 365 डेज डिवाइडेड बाय आपका जो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आई है 10 टाइम, इस पे डिवाइड कर देंगे तो आपको डेज निकलेंगे। यहाँ पे भी लेट्स फॉर 36 डेज में आपकी इन्वेंट्री जो है वो सेल आउट हो रही है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इन्वेंट्री इतने दिन रह रही है, आइटम इन्वेंट्री में इतने दिन रह रहा है, डेज इन इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये हम जितने भी रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं ये लिक्विडिटी रेशियोज हैं। ठीक है, जो भी हमने रेशियोज कैलकुलेट की, करंट एस रेशियो कैलकुलेट की, क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो कैलकुलेट की, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डेप्थ में एनालिसिस करने गए कि रिसीवेबल्स आपके कितने कन्वर्ट हो रहे हैं कैश में, तो हमने ये लिक्विड देख रहे हैं कि कितने देर में, जितनी टाइम या कितने टाइम में, कितने दिनों में हमारी जो है चीज़ें जो है वो कन्वर्ट हो रही हैं इनटू कैश। तो हम कितने लिक्विड हैं कि हम अपनी चीज़ जो करंट एसेट्स में जो एलिमेंट है वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड, हमारे पास कितनी एबिलिटी है टू पे ऑफ आवर ऑब्लिगेशंस, जो करंट लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ करने का हमारे पास कितना एबिलिटी है हमारी कंपनी में। तो ये हमने सारी कैलकुलेशन कर ली जी, करंट रेशो, क्विक रेशो, रिसीवेबल टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, देन इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री हमारी कितनी सेल आउट हो रही है, और डेज इन इन्वेंट्री कितने डेज बाद इन्वेंट्री सेल आउट हो रही है, ये हमने देख लिया। ये सब लिक्विडिटी रेशियोज में आती है। सर जी 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 सर, ये पिपरा और पेंशन को फॉलो करेंगे टेस्ट में एसपीएससी वाले यहाँ? किसको? सर पिपरा रूल्स जो होते हैं ना, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और पेंशन रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करेंगे ये टेस्ट में? सिलेबस में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के सिलेबस में आएंगे ये सर असिस्टेंट वाली बात कर रहा था। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के सिलेबस में हम उनको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर को सिर्फ ये कवर अप करवा देंगे चीज़ें, एक लेक्चर रखेंगे इसमें ये चीज़ें करवाएंगे आप। अच्छा सर, मैंने इन्हीं वालों ये गाइड टूल में देखा था, सीनियर ऑडिटर का था ना, उसमें ये थे पिपरा और पेंशन वगैरह, तो मैंने कहा शायद इसमें भी इनको फॉलो करें या उसके भी कुछ सवाल आते हैं, तभी मैंने आपसे गाइड किया। जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, बेसिकली वो जो आप बात कर रहे हैं ना सीनियर ऑडिटर, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की है। ठीक है, फेडरल आई थिंक इट्स सिलेबस को फेडरल ये पिपरा और जो पेंशन है। जी जी, उसमें ये है ना, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पोस्ट आती है ना, उसमें वो एलेबोरेट करते हैं इन डिटेल जाके सिलेबस को, वो सारा सिलेबस बताते हैं जी। अकाउंटिंग अगर लेट्स सपोज उन्होंने कहा जी 80% प्रोफेशनल होगा, 20% आपका जो है वो जनरल किस्म का होगा, इंग्लिश वगैरह, तो वो आप 80% को भी डिफाइन करते हैं कि 80% में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, तो वहाँ पे वो जाके कुछ टच करते हैं पेंशन को, और जो है वो पब्लिक सेक्टर जो टॉपिक्स आते हैं वो उनको टच करते हैं। तो इसका अब हम इसके एक लेक्चर रख लेंगे NWS के जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें कर लेंगे। लेकिन जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो आपका सिलेबस अनाउंस किया, उन्होंने जस्ट कहा जी 80% हम आपका प्रोफेशनल कवर करेंगे। ठीक है, अब प्रोफेशनल में अगर देखें तो आपका जो पब्लिक सेक्टर नहीं आ रहा होता, कहीं भी आप पब्लिक सेक्टर को नहीं पढ़ते ना प्रोफेशनल में, कहीं भी आप, तो उसमें रियल चांसेस है कि आपको पेंशन का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आपके प्रोफेशनल में जो आपने MBA लेवल पे पढ़ा है या MCOM लेवल पे पढ़ा है या BA BCom लेवल पे पढ़ा है, BBA लेवल पे पढ़ा है, तो उसमें कहीं भी पेंशन की डिस्कशन नहीं आती। तो लिहाजा मुझे जो लग रहा है कि आपके पेंशन के रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने वो सिलेबस कवर अप नहीं करा। लेकिन अगर सिलेबस में जिस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेंशन किया कर देता है कि पेंशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब आपने सिलेबस में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो आप उसको कवर अप करेंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो अगर आप कंसर्न फील कर रहे हैं तो इस पर हम एक कर लेंगे। अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको पब्लिक सेक्टर के हवाले से सारा गाइड कर दूंगा मैं आपको। अच्छा सर, एक और सवाल था, ये जो मतलब सर टेस्ट हैं वो अभी सुन रहे हैं कि शायद ये 50 एमसीक्यूज किया है, मतलब मोस्ट लाइकली ये मतलब चल रहा है मार्केट में कि 100 का शायद पेपर ना आए। पेपर क्या सर
पेपर में 50 एमसीक्यूज का बोल रहे हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे एपीएससी का। अच्छा 50 एमसीक्यूज। ये साल क्योंकि रिसेंटली जो टेस्ट वगैरह हुए हैं ना यहाँ पर कॉमर्स लेक्चरल कॉमर्स के और इस तरह के, तो उनमें तकरीबन 50 एमसीक्यूज थे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड ये है कि मोस्ट लाइकली कि 50 ही आएंगे शायद। चलिए 50 अगर आते हैं तो आपके ऑलमोस्ट फिर ये कितने हो जाएंगे, 50 अगर क्वेश्चन है तो ये आपके 40 जो है आपके बन जाएंगे या प्रोफेशनल, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ें इसमें कॉमर्स के रेलिवेंट ही पूछी जाएंगी। और 10% इसमें परसेंटेज बल्कि आपकी फिर कम हो गई है उसकी, जो इंग्लिश या दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे वो थोड़े से आ रहे होंगे, 10 क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो ज़्यादा आपके 40 जो है पर नंबर के क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे प्रोफेशनल के रेलिवेंट। तो परसेंटेज जो भी हो, लेट सपोज आपके 100 क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको 80 वो पूछेंगे प्रोफेशनल से, 20 पूछेंगे अदर्स। तो आपकी जो है ना वो रेशियो ज़्यादा यही है कि आप प्रोफेशनल को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपको प्रोफेशनल में मार ना खाएं। अच्छा सर, तो सॉल्वेंसी रेशियो का समरी दे देते हैं, 1-2 लाइन की टाइम। जी जी, आपने आगे चलना भी है। हम आप देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को हम बात करते हैं, देन सॉल्वेंसी रेशियो की तरफ आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की अगर बात करें तो इसमें हम कौन कौन सी रेशियोज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं जी। और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ पे जो लिक्विडिटी रेशियोज़ जो इम्पोर्टेंट होती हैं जिस पे वो फोकस कर रही होती हैं एक्सटर्नल एजेंसी, वो बैंक जो होते हैं वो मोस्टली लिक्विडिटी रेशियोज़ ऑफ द कंपनी उनको फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमने ये पढ़ी 5-6 जो भी पढ़ी हैं वो इस पे फोकस कर रहे होते हैं कि कंपनी की कितनी एबिलिटी है टू पे ऑफ देयर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। ठीक है, और कितनी एबिलिटी है इसकी, तो ये क्विकली कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने जो करंट एसेट्स हैं, ताकि अगर इसको हमें पे ऑफ करना पड़े हमारा जो क्रेडिट लोन है तो ये पे कर, इसमें एबिलिटी होगी ये पे कर सके। तो बैंक मोस्टली रेलिवेंट होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज़ के रेलिवेंट। अब हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स इस पे फोकस कर रहे होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वेरी सिंपल। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जैसे आपको पता है ये प्रॉफिट के बारे में रेशियोज कैलकुलेट की जाएंगी। अब ये हो कौन सी कर सकती हैं और इससे हमें मैसेज क्या मिल सकता है, हम क्या इस पर ड्राइव कर सकते हैं, हम क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फार्मूला नो डाउट आप रटा लगा लेंगे, उसको लिख लेंगे, कैलकुलेट भी कर लेंगे, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है इसकी बेसिकली इम्पॉर्टेंट है कि इंटरप्रिटेशन इसकी कैसे की जाएगी, क्या हम इससे नतीजा हासिल कर रहे हैं, हमें मैसेज क्या दे रहा है और हमने क्या डिसीजन मेकिंग करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हमने कोशिश करनी समझने की। इसमें सबसे पहले जो कैलकुलेट की जाएगी प्रॉफिट मार्जिन। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन वेरी सिंपल कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिस तरह हमने बात की थी ना वर्टिकल की, वर्टिकल में हमने क्या कहा था, जब प्रॉफिट की हम इनकम स्टेटमेंट की हम जब रेशियोज कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम नेट सेल को बेस बना लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल में तो वर्टिकल में हमने बेस किसको बनाया जी, नेट सेल को, और देखा कि नेट सेल का कितने % जो है वो नेट इनकम है। ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज कहते हैं जी 10% आपका ये बन रही है प्रॉफिट मार्जिन ऑफ नेट सेल, तो अब आपके लिए बड़ा इजी हो गया है। अब हमें मैसेज मिल रहा है कि जितनी सेल होगी नेट सेल होगी उसका 10% प्रॉफिट है। अब अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आपकी जी 100,000 सेल है, तो अब आप इस समय बता सकते हैं मुझे नेट प्रॉफिट कितना है। जबकि उसने हमें कैलकुलेट कर लिया जी 10% ऑफ सेल जो है वो नेट प्रॉफिट है, तो हम फ़ौरन से इसको पिक कर लेंगे जी 10,000 हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि जितनी भी सेल होगी उसमें हमारी नेट इनकम कितनी है जी 10%। तो नेट इनकम हमने कहा जी हमारी यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट इनकम जो है वो 10,000 है। 1 लाख की अगर सेल हुई है तो 10,000 है, अगर 2 लाख की सेल हुई है तो 20,000 है। तो हम फ़ौरन से इसकी कैलकुलेशन करके हम कर सकते हैं। तो ये आपको मैसेज दे रहा होता है कि आपकी नेट सेल में कितने % इनकम अवेलेबल है।
देन इसमें सेकंड हम करते हैं जी एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स, या फिर टोटल एसेट्स या एवरेज एसेट्स। एवरेज भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है। अगर 2 साल का डाटा है तो एवरेज पे हो जाएगा, अगर 1 साल का डाटा है तो वो उसी साल के ही टोटल एसेट्स पे हो जाएगा। अब आपने देखना है कि आप ये मैसेज क्या दे रहा है जी। अब ये रेशो आपको बता रही है कि ये जो कंपनी के एसेट्स हैं ये कितने टाइम, इस एसेट क्या है आपके रिसोर्सेज होते हैं ना बेसिकली, किसी भी एक बिजनेस के एसेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिसोर्सेज। अब ये जो रिसोर्सेज हैं कितने यूटिलाइज हो रहे हैं टू जनरेट योर सेल, ठीक है? आपके जो एसेट्स हैं, सर नीचे एनी है, सॉरी एसेट्स आएंगे नीचे सर, एनी एसेट्स टोटल एसेट्स आएंगे। टोटल एसेट्स भी आ सकते हैं, एवरेज एसेट्स। अगर 2 साल का आपको डाटा तो एवरेज ऑर्डर करके भी कर सकते हैं, 1 साल का डाटा तो आप उसी साल के ही एसेट्स लेंगे। सर नॉमिनेटर में नेट सेल आएगी या टोटल सेल आएगी सर? तो नेट सेल, नेट सेल। अगर नेट सेल की इंफॉर्मेशन है तो नेट सेल लेंगे। टोटल सेल की, लेट्स सपोज आपको एक सेल का फिगर दे दिया गया है, आपको नहीं बताया गया नेट सेल क्या, तो आप उसी को ही अज्यूम करेंगे ये नेट सेल है या टोटल सेल अज्यूम कर लेंगे। तो ये अगर नेट सेल का फिगर अवेलेबल है, सेल्स रिटर्न की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप नेट सेल्स पे ले लेंगे। टोटल सेल पे भी इवन हो सकता है आपका कि आप टोटल सेल से कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो टोटल सेल से भी कर लेते हैं। नॉर्मली जो नेट सेल से किया जा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि जो सेल्स रिटर्न हो गई हैं, नेट सेल से क्यों किया जा रहा होता है? तो जो सेल्स रिटर्न हो गई हैं वो तो आपके अकाउंट से निकल गई ना, ठीक है। अब आपके पास नेट सेल बच रही है, जो आपके, हमने उस पर देखना है कि आपके जो एसेट्स हैं, कंपनी के जो एसेट्स हैं, कितने यूटिलाइज हुए टू जनरेट योर सेल, ठीक है, कितने रिसोर्सेज को जो है ना यूटिलाइज किया गया, कितने परसेंट ये रिसोर्सेज यूज हुए टू जनरेट सेल, यानी हमने कितना $1 को कन्वर्ट किया हमने अपनी सेल्स में, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया टू जनरेट सेल। तो ये बेसिकली हम एसेट टर्नओवर रेशियो देख रहे होते हैं कि हमारे एसेट कितने पर जो है वो टाइम या परसेंटेज में हमारे कितने जो है वो सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, या हमें कितना हेल्प आउट कर रहे हैं, या कितने रिसोर्सेज हमारे जो है यूटिलाइज होकर सेल्स में हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली एसेट टर्नओवर रेशियो होती है। इसमें एफिशिएंसी यूज ऑफ एसेट्स चेक किया जाता है, ठीक है, कितने एफिशिएंटली यूज ऑफ एसेट्स आप कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट पे पड़े हैं लेकिन सेल आपकी बहुत कम है, तो आप कहेंगे कि आप तो एफिशिएंटली यूज ही नहीं कर रहे अपने एसेट्स को, ठीक है। लेकिन अगर आपने रेशियो बहुत अच्छी आ रही है, एसेट्स आपके नेट सेल में बहुत ज़्यादा नेट सेल हो रही है, तो इट्स मीन आप कहेंगे कि आपके जो एसेट आपने जो डिप्लॉय किए हुए हैं, एम्प्लॉयड हैं, आपके जो एसेट हैं वो आप बड़े एफिशिएंटली यूज़ करते हुए इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, इतनी सेल जनरेट कर रहे हैं। तो ये इससे हमें देखना होता है कि एफिशिएंटली यूज ऑफ एसेट्स हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके कुछ मैं एमसीक्यूज भी आपको शेयर करूंगा। आप लोगों ने ये जो फार्मूले आपको मैं शेयर करूंगा उनको अप्लाई करते हुए, और जो हमने थ्योरेटिकली चीज़ें डिस्कस की हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एमसीक्यूज को करना है, मैं आपसे शेयर करूंगा आफ्टर दिस लेक्चर। तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है। अब रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करें तो ये भी वही सेम फार्मूला आता है, रिटर्न एसेट टर्नओवर या रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स में हम क्या करते हैं जी, इसमें हम नेट इनकम देखते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स या एवरेज एसेट्स, जो भी कर लें आप, ठीक है। बुक एवरेज एसेट्स की वैसे बात आती है लेकिन टोटल एसेट्स भी हो सकते हैं। नेट इनकम यानी आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्ट एसेट्स, ये जो एसेट्स है आपने डिप्लॉय किए हैं, एम्प्लॉय हैं आपके पास, इन पे कितनी इनकम जनरेट हो रही है। जैसे हमने देखा कि कितने एफिशिएंटली यूज़ करके हम सेल जनरेट कर रहे हैं,
और उन्हीं एसेट्स के अगेंस्ट हमें इनकम कितनी जनरेट होकर आ रही है। तो ये हमारा कहलाता है कि रिटर्न ऑन एसेट्स, यानी जितने भी आपने एसेट्स रिसोर्सेज लगाए हुए हैं पे उनके ऊपर आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, ठीक है, वो कितना आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। लेट्स सपोज ये अगर एसेट से आपके प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं तो इट्स मीन कि आप कहेंगे कि जी हम बड़ा एफिशिएंटली अपने एसेट का यूज़ करते हुए इतनी इनकम जनरेट कर ली है, ठीक है। लेकिन अगर इनकम कम है आपकी, एसेट ज़्यादा हैं, तो इट्स मीन कि आपकी जो एसेट जो रिटर्न ऑन एसेट्स आपका मैसेज दे रही होगी वो डिक्लाइन में दे रही होगी, कम दे रही होगी। तो इट्स मीन कि आप जो जितने भी एसेट लगाए हुए हैं उस पर आपको रिटर्न बहुत कम मिल रहा है, तो लिहाजा आप किसी और ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, जाने का सोच सकते हैं अगर आपको बहुत कम रिटर्न मिल रहा है। अब आ जाता है जी रिटर्न ऑन कॉमन स्टेक होल्डर्स या इक्विटी। अब रिटर्न जो है कॉमन शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर, स्टॉक होल्डर, तो ये इसका फॉर्मूला भी सेम होगा कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय हम करेंगे जी एवरेज कॉमन स्टॉक, ठीक है। नेट इनकम आपकी ली जाएगी। इसमें नेट इनकम में एक बात याद रखें कि प्रेफरेंस, अगर आपके स्ट्रक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर होल्डर्स हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने प्रेफरेबली आपने डिविडेंड पे करना होता है, ठीक है, लाजमी पे करना होता है। तो वो आपने डिविडेंड प्रेफर्ड अगर डिविडेंड है तो आपने वो लेस करके नेट इनकम पे जाना है, ठीक है जी। प्रेफर्ड डिविडेंड है तो आपने लेस करके आपने जो प्रेफर्ड नेट इनकम के बाद आप जो आता है टैक्स पे करने के बाद आपकी क्या आती है, एक होता है ना EBTI, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं जी, इंटरेस्ट पे करते हैं, ये आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से आप टैक्स पे करते हैं। अब ये आ जाता है जी नेट इनकम, आपकी इनकम, ये इनकम आएगी, ये रेलिवेंट टू प्रेफरेंस और कॉमन शेयर होल्डर्स है। इसमें से आप जब प्रेफर्ड डिविडेंड निकाल देंगे ना तो इनकम आएगी आपकी इनकम रेलिवेंट टू कॉमन शेयर होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स, जो आपके शेयर होल्डर जो ऑनर ऑफ द बिजनेस उनके रेलिवेंट इनकम आएगी। तो वो नेट इनकम में से आप, नेट इनकम है ये आपकी, यहाँ से आप प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपकी बैलेंस शीट में है तो वो लेस हो के आप नेट इनकम में आएगा, अगर नहीं है तो फिर नेट इनकम ही आपकी नेट इनकम होगी। तो ये नेट इनकम रेलिवेंट टू शेयर होल्डर्स, कॉमन शेयर होल्डर्स, उनके रेलिवेंट जो इनकम बढ़ रही है वो लेंगे और डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन स्टॉक पे कर देंगे। जितने आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस पर आप डिवाइड, जो वैल्यू आ रही है उस पर डिवाइड करेंगे तो आपको एक परसेंटेज कैलकुलेट हो गया है। इसको हम बोल लेंगे रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स। सर लास्ट में इनके एमसीक्यूज भी दे देते हैं उम्मत के लिए ताकि इनकी प्रैक्टिस हो जाए। सॉरी सर आफ्टर क्लास इनके एमसीक्यूज भी दे देते और ताकि सर इनकी प्रैक्टिस हो जाए। जी मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्लास में हमने थोड़ा सा कास्ट अकाउंटिंग का भी डिस्कस करना है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप लोग कीजिएगा अपने उस पर। तो उसके बाद अगर कोई इशू आता है नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। आप अपने पास हाईलाइट कर लीजिएगा ये इशू है तो उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे या मैसेज के थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अब एक और रेशो कैलकुलेट करते हैं जी हम, EPS, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज होती है जी, अर्निंग पर शेयर। EPS स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर।
अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट की जाएगी जी? वेरी सिंपल कि आप डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज लेते हैं। इसमें वेटेड एवरेज की जाती है आपके, वो आपने पढ़ा होगा जब ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वेटेड एवरेज कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग शेयर्स लेते हैं। वेटेड एवरेज कॉमन स्टॉक, वेटेड एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स। लेट्स सपोज ये आपके असल में वेटेड एवरेज का क्या मतलब है कि शुरू में आपके पास लेट्स सपोज जो शेयर होल्डर्स थे वो 1 लाख थे, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 6 माह बाद आगे कुछ और आपने शेयर्स इशू कर दिए, तो अब आपका वो हो जाएगा जी, ये 1 लाख से 2 लाख पे चले गए, ठीक है। अब इसमें देखा जाता है कि 1 लाख जो शेयर होल्डर हैं इनका हमने 1 साल पूरे रिसोर्सेज यूज़ किया है, और जो 1 साल 6 माह बाद 1 लाख और इशू हुए हैं शेयर्स, वो आपने 6 माह इनके लिए रिसोर्सेज को यूज़ किया है। इससे जो अमाउंट जनरेट हुई है वो 6 माह आपने यूज़ किया, ये पूरा साल की है। तो इसलिए इनको वेटेड एवरेज किया जाता है शेयर होल्डर्स को, ताकि हम प्रोपोर्शनली इसको डिविडेंड कैलकुलेट करें। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 आई थिंक, वो इसकी पूरी कैलकुलेशन बताता है कि ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायलूटेड ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो इस तरह से सिंपल है। बहरहाल हम देखेंगे कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉर्मली जब हम रेशियो एनालिसिस कर रहे होते हैं, ये वेटेड एवरेज वाला कंसेप्ट जब हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस वक्त तो वेटेड एवरेज कॉमन स्टॉक का कंसेप्ट लाजमी है। लेकिन मे बी आपको जो डाटा दे दिया जाता है उसमें ये कभी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती जी इतने डिविडेंड, लेट्स सपोज ये जो रेशियोज का होता है, मे बी दे भी दी जाए, ये सजे ऑप्शन में भी ना भी दी जाए। अगर नहीं दी जाती इस तरह की सिचुएशन के उसने ड्यूरिंग द ईयर कोई इन्फॉर्मेशन दी हो कि ड्यूरिंग द ईयर को इतने नए शेयर इशू किए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, जितने आपके बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर्स हैं, लेट्स सपोज 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उन पर डिवाइड करेंगे और ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। वेरी सिंपल, जितने बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर्स आपके शेयर होल्डर हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर, जितने नंबर ऑफ शेयर हैं उस पर आप डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर्स कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है जी। अगर इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी गिवन नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर नए शेयर इशू हुए हैं, तो सिंपल है। अगर ड्यूरिंग द ईयर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपने कोई शेयर इशू किए हैं कंपनी ने, दैन आप उसके वेटेड एवरेज लेंगे फिर। और इससे हमें इन्वेस्टर्स के रेलिवेंट ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अर्निंग पर शेयर के एक शेयर पे कितनी अर्निंग मुझे मिल रही है, ठीक है। इसके बाद प्राइस अर्निंग रेशो कैलकुलेट की जाती है जी। प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो का क्या फॉर्मूला है जी, कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स क्या है और ईपीएस क्या है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर। जो अर्निंग पर शेयर हमने पढ़ दिया कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉमन स्टेक होल्डर्स, तो वो ईपीएस कैलकुलेट हो गया। अब ईपीएस मार्केट प्राइस में शेयर की चल रही है, ईपीएस पे डिवाइड करेंगे तो आप प्राइस अर्निंग रेशो कैलकुलेट कर लेंगे कि आपने जो मार्केट प्राइस बियर की है उसके अगेंस्ट आपको कितनी अर्निंग मिली है, ठीक है। आपने लेट्स सपोज शेयर्स परचेज किए हैं, डेफिनेटली आपने मार्केट प्राइस पे परचेज किए होंगे भी, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पे आपने जो पे की है उसके अगेंस्ट आपको जी अर्निंग पर शेयर आ रहा है वो कितने परसेंट बन रहा है, तो प्राइस अर्निंग रेशो, यानी आपको जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उस पर कितनी आपकी अर्निंग की रेशो बन रही है, कितने परसेंट की बन रही है, इस प्राइस के अगेंस्ट आपकी अर्निंग कितने परसेंटेज है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर्स चेक कर रहे होते हैं कि हमारा ईपीएस क्या है और प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, कि जो हम पे बियर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम कितना अर्न कर रहे हैं, कितना परसेंट अर्न कर रहे हैं। फिर एक आ जाता है जी पेड आउट रेशो।
पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो देखा जाता है आपका कि आपका टोटल आपने जो डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय जो आपके पास टोटल जितना भी आपका आ रहा होगा नेट इनकम, जितनी भी आपकी नेट इनकम आ रही है, नेट इनकम आपकी जितनी आई है उसका डिविडेंड आपने कितना पे किया है। ठीक है, आप रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करते हैं ना, प्रॉफिट जब आ जाता है, लेट्स सपोज आपके पास प्रॉफिट आया जी 1000 रुपीज़ आपके पास प्रॉफिट आया है, इसमें से आप कहते हैं जी 600 जो है वो डिविडेंड दे दें, बाकी रिटेन कर लें जी 400। तो अब मैं कहूँ जी पेड आउट रेशियो क्या है, इस कंपनी की पेड आउट रेशियो क्या है, पे आउट रेशियो क्या है, कितना डिविडेंड पे कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी 60% पे आउट रेशियो है। ठीक है, 40% रिटेन कर रहे हैं, 100% इसकी ये नेट इनकम है। नेट इनकम 1000 है, 600 डिविडेंड पे कर रहा है, 400 रिटेन कर रहा है, तो हम कहेंगे जी 60% इसकी पे आउट रेशियो है और 40% रिटेंशन रेशियो है। इसकी रिटेंशन रेशियो कितनी है जी, रिटेन यानी ये नेट इनकम का कितने परसेंट रिटेन कर रहा है और कितने परसेंट जो शेयर होल्डर्स को पे कर रहा है। तो इसकी पे आउट रेशियो जो है जी 60% है और रिटेंशन रेशियो कितनी है 40%। अब आ जाते हैं जी सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो आपको क्या मैसेज दे रही होती है कि ये कितना लॉन्ग टर्म में कितना कंपनी सर्वाइवल में जा सकती है, कितना सर्वाइव कर सकती है। तो ये एबिलिटी चेक की जाती है सॉल्वेंसी रेशियो में। सॉल्वेंसी रेशियो जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली हम देख रहे होते हैं कि कितना ये लॉन्ग टर्म जो है ये सर्वाइवल कर सकती है कंपनी। ठीक है, इसके जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, टोटल डेट और टोटल इसका जो एसेट्स हैं कितना बन रहे हैं, आपको फौरन से पता चलता है। जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि आपके कैपिटल में अगर मैं कहूँ जी डेट आपका 80% है और इक्विटी आपका 20% है, तो इसका मतलब कि आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बियर कर रहा है क्योंकि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा डेट है, क्योंकि लोन लिया हुआ है आपने, आपके अपने शेयर जो ऑनर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कम है लेकिन डेट की ज़्यादा है। अब यहाँ से ही आपको मैसेज मिल जाएगा कि ये बिज़नेस बड़ा रिस्की है क्योंकि यहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मे बी अगर ये डेट पे ऑफ ना कर सकी, इंटरेस्ट पे ऑफ ना कर सकी, तो सॉल्वेंसी इसकी जो है वो खतरे में है, रिस्क इन्वॉल्व है इसका। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ये कहीं पे जाके कंपनी फ्लॉप हो सकती है, सॉल्वेंसी की तरफ जा सकती है। तो ये हम इस तरह से अगर लेट्स सपोज इसके बरक्स अगर हम देख लें, इसको हम कह दीजिए ये 20% है, ये 80% है। अब यहाँ से हमें मैसेज मिलता है कि यहाँ पे इसको इंटरेस्ट बहुत कम बियर करना पड़ रहा है, डेट रेशियो बहुत कम है और जो ऑनर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो लिहाजा इसका जो नियर फ्यूचर या आगे लॉन्ग टर्म में ये जल्दी सॉल्वेंसी की तरफ नहीं जा सकती क्योंकि इसके पास अपना पैसा ज़्यादा है। ठीक है, डेट का कम है। तो इसमें हम फिर कैलकुलेट करते हैं डेट इंटरेस्ट के हवाले से एक और रेशो भी कैलकुलेट होता है ना, जो भी इसी को अकाउंट फॉर करता है, जो होता है इंटरेस्ट कवर सर, जो टाइम्स में शो होता है। जी वो इसी की तरफ आ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसकी हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं कि डेट टू एसेट्स, यानी आपका टोटल एसेट्स का डेट कितना है। ठीक है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, यानी आपके एसेट्स में डेट कितना है जो हमने अभी बात कर ली, तो आपको फौरन से इससे मैसेज मिलेगा डेट टू एसेट्स रेशियो आपकी क्या बन रही है। ठीक है, आप फौरन से देख लेंगे कि यहाँ पे डेट कितना इन्वॉल्व है। अब अगर डेट ज़्यादा आ रहा है तो आपकी जो आप बात कर रहे थे जी इंटरेस्ट की,
तो हम देखेंगे कि इंटरेस्ट जो अर्न करना हो रहा है, इसको जो इंटरेस्ट बियर करना पड़ रहा है, कितने टाइम ये कर सकता है, इसकी कितनी एबिलिटी है कि इंटरेस्ट पे कर सकता है। अब उसकी तरफ आ जाते हैं। अगर लेट्स सपोज ये डेट रेशो हाई कैलकुलेट होगी है, तो सेकंड क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि अब इस पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कितनी एबिलिटी है ये इंटरेस्ट पे कर रहा है, इसकी एबिलिटी क्या है। तो टाइम इंटरेस्ट अर्नड हमने देखते हैं, रेशो कैलकुलेट करते हैं जी। टाइम इंटरेस्ट अर्नड, इसका फॉर्मूला क्या आता है जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है जी। अब आपको ये इससे मैसेज ये मिल रहा है, ये टाइम में आएगा कि आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये आपका जो इंटरेस्ट है उसको कितना कवर कर रहा है। ठीक है, आपका प्रॉफिट जो आपकी कंपनी अर्न कर रही है, उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो इसको इंटरेस्ट को पे कर सकती है। ठीक है, कितने टाइम है उसका। ठीक है, लेट्स सपोज आपका प्रॉफिट 2 टाइम्स इधर आ जाती है कैलकुलेशन से, हम कहेंगे ये प्रॉफिट में इतनी एबिलिटी है कि जितना ये इंटरेस्ट है उसका 2 टाइम हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, तो इसमें एबिलिटी है कि ये 2 बार पे कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी एबिलिटी है कि अपने इंटरेस्ट को कवर कर रहा है, प्रॉफिट हमारा कितनी एबिलिटी है इसमें कि इंटरेस्ट को कवर कर रहा है। अगर इंटरेस्ट की रेशो डेफिनेटली आपने डेट आपके पास ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली उसको आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट ये हम लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके जी, तो इस तरह से हम सॉल्वेंसी बिजनेस की चेक करते हैं, लिक्विडिटी चेक करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, और ये एनालिसिस डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस हम करते हुए डिफरेंट बॉडीज जो होती हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर जो होते हैं, वो डिफरेंट डिसीजन कर रहे होते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो जैसे हमने बात की इम्पोर्टेंट है फॉर बैंक, सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंक ज़्यादा फोकस करेगा जी मैंने शॉर्ट टर्म इसको लोन देना या नहीं देना, किसी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी पे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, बिजनेसमैन खुद भी आ रहा होगा कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी क्या बता रहा है, और इन्वेस्टर भी देख रहा होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इसकी क्या बन रही है। ठीक है, और सॉल्वेंसी रेशो इसकी देखी जाती है, जो इन्वेस्टर आ रहा होता है वो देखता है कि आया इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, आया ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकती है कंपनी की नहीं कर सकती, तो वो सॉल्वेंसी रेशो पे भी फोकस कर रहा होगा। और उसमें जो उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट पड़ा हुआ है तो कितना उसमें वो इंटरेस्ट बियर कर रहा है, उसका प्रॉफिट कितनी एबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट पे ऑफ कर सकता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हम थोड़ी सी कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ आ जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था जी सीवीपी एनालिसिस, उसका भी मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा, और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे विद इन क्लास, वो आपसे मैं शेयर नहीं कर सका, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, आप लोगों ने उसका आंसर भी होगा, उसको आपने प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, उनको अप्लाई करना है। देन मैं आपको जो है कल आज हम 2 घंटे की क्लास कर चुके हैं, कल मैं क्लास कंडक्ट नहीं करूँगा, मे भी आप इकोनॉमिक्स की या सर जायज़ लें क्लास, तो मैं कल आपको या परसों में आपको कुछ वीडियोस शेयर करूंगा जो रेलिवेंट होंगी कि आपने मटेरियल कॉस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, जो कॉस्टिंग में हम पढ़ते हैं जी मटेरियल कॉस्टिंग, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमने वो क्लास में, इसमें आपको मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा, लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप उसको सुन लेना है। देन आपको एक इशू हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। इसमें मटेरियल की कॉस्टिंग कैसे की जाती है जी, एट द टाइम ऑफ परचेज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, एट द टाइम ऑफ इशू फॉर प्रोडक्शन कैसे, FIFO LIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड्स हैं वो डिस्कस किए होंगे। फिर देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसमें बात की हुई है। ठीक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग इसमें आ जाता है, इन्वेंट्री, मेथड ऑफ इन्वेंट्री जो परपेचुअल इन्वेंट्री है और प्रोडक्ट इन्वेंट्री है, जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है जी, इसमें फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो फार्मूलाज होते हैं
स्टॉक लेवल जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे जी। वो आपको उसमें डिस्कशन मिल जाएगी कि स्टॉक लेवल जो इन्वेंट्री लेवल है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होगा, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होगा, ये सारी चीज़ें, डेंजर स्टॉक लेवल क्या है, EOQ क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। तो वो आपने उसको जो है वो सुन लेना है और समझ लेना है। देन हम उसको MCQs करेंगे इनके रेलिवेंट। फिर अगली क्लासेस में हम कोशिश करेंगे आप लोग वो लेक्चर ले लें, सुन लें, उनको वॉच कर लें जब वीडियो। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम फिर उनके रेलिवेंट MCQs करेंगे ताकि हम MCQs कवर करें। सेकंड लेक्चर होगा जी लेबर के रेलिवेंट, हम देखेंगे लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग में हम देखेंगे कि लेबर की कॉस्टिंग कैसे कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट पेमेंट मेथड्स प्लान्स दिए जाते हैं ना बुक में, वो सारे इसमें डिस्कस किए हुए हैं हमने, वो आप देख लेंगे। फिर ओवरहेड्स, ओवरहेड के रेलिवेंट, एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड एंड वेरिएंस ऑफ ओवरहेड्स, ये क्या आते हैं, ये भी आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप ये सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। इसके बाद एक आ जाएगा, ये अगले वीकेंड तक हम कोशिश करेंगे इनको कवर अप कर लें ताकि अगले वीकेंड क्लास में हम उसको फिर MCQs की तरफ जाएँ। मैं स्टैंडर्ड कास्टिंग का, स्टैंडर्ड कास्टिंग होती क्या है, इसमें कौन से फार्मूले यूज़ किए जाते हैं, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, उनके फार्मूलेज क्या हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस क्या हैं, कौन किस्म से होते हैं, लेबर वेरिएंसेस में किस किस्म के वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे वेरिएंसेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, वो आप सारे इसमें देख लेंगे। तो ये आपको मैं सारे जो टॉपिक्स पे शेयर करूँगा, आपने ये सुन लेने हैं और देन इनके रेलिवेंट हम MCQs की तरफ मूव करेंगे कि एक दफ़ा MCQs गो थ्रू कर लें और फिर हम वो MCQs आपसे शेयर भी कर दिए जाएंगे फॉर पेपर पर्पज़, कि आप जब पेपर में जा रहे हो तो वो रिवाइज कर लें उनको। तो ऑलमोस्ट ये हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे तो हम कास्ट को ऑलमोस्ट 100% कवर कर देंगे इंशाल्लाह। कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमने करना है जी कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के मेथड्स क्या हैं, ठीक है, वो देखूंगा अगर आपको शेयर हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट देखते हुए देखेंगे। फिर हमने मूव करना है दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ जिसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है और फिर बैंकिंग का भी पढ़ना है, इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है, इस्लामिक फाइनेंस के कंसेप्ट को भी देखना है। तो देन हम जल्दी से इनको कवर अप करते हुए मूव करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे पास शॉर्ट टाइम में आफ्टर ईद में भी टेस्ट की तरफ हमें जाना पड़ जाए। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से इन चीज़ों को कवर अप कर लें। ओके जी, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास। सर इसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, लास्ट में एक्सेस मिल जाएगा? जी बिल्कुल वीडियो लेक्चर मिल जाएगा आपको।